तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम इस समय सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो तक हमने 34 के ए पार्ट को कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दोस्तों, इसका और है 34 बी से। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए 34 बी क्या कहता है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए यहाँ लिखा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। दोस्तों, एक होता है जनरल सोल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब हम सी ए बी या किसी भी कांस्टेंट के टर्म में निकालते हैं सोल्यूशन, वो कहलाता है जनरल सोल्यूशन। और जब उसी की कोई रियल नंबर में वैल्यू रख देते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e⁻ x/y dx प्लस y - 2x e⁻ x/y dy = 0। इसमें क्या गिवन है दोस्तों कि y0 = 1। ये हमारा कंडीशन है। जो जनरल सोल्यूशन आएगा कांस्टेंट c के टर्म में, जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसी c की वैल्यू हम इस कंडीशन से निकालेंगे। तो पहले इसी को हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा उसमें अगर हम x को 0 रख दें तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1। तो ये हमारा लास्ट में कंडीशन रखा जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि e⁻ x/y है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर e⁻ x/y है तो आपको dy ऑफ x को फाइंड करना होगा और बाद में x को हमें रख देना है v/y। ठीक इसी तरह से अगर e⁻y/x है दोस्तों, तो आपको फाइंड करना होगा ddx ऑफ y और यहाँ पे y को क्या पुट कर देना होगा, v/x। और ये केवल e की पावर के लिए ही सही नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे मान लीजिए tan ही हो गया, अगर tan x/y है तो ये वाली बात यहाँ भी सही होगी। मतलब हमें dy ऑफ x निकालना होगा और x को क्या रख देना है, v/y। और इसी तरह से अगर tan y/x है दोस्तों यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना है फिर, ddx ऑफ y। तो ये क्लियर है आपको। तो चलिए हम यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, हम भी सॉल्व करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, x/y है तो हम लिखेंगे dy ऑफ x। तो यहीं पे मैं शुरू कर देता हूँ अपना सॉल्व करना। लिखिए सोल्यूशन देखिए हमारा ये गिवन हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, गिवन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे 2y e⁻ x/y dx। अब हमें dx/dy करना। पहले आप इसको, इस वाले टर्म को दूसरे साइड में ले जाइए तो ये जगह माइनस ऑफ y - 2x e⁻ x/y और यहाँ हो जाएगा dy। इसके बाद हमें क्या करना है, dy को यहाँ dx में डिवाइड करना है और ये जो टर्म है इसको दूसरे साइड में ले जाना है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आप dx/dy भी कहते हो या dy ऑफ x भी कर सकते हैं इसको। और एक काम और कीजिए आप साथ ही साथ, जैसे माइनस है तो माइनस से अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो 2x e⁻ x/y
माइनस का y, ये हो गया है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2y की पावर x बाई y। तो दोस्तों हमारा एक काम तो खत्म हो गया कि डी डी वाई ऑफ x को लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, वी वाई। तो आप लिखिएगा इसमें पुटिंग x इक्वल्स टू वी वाई। तो x की जगह वी वाई रखने से दोस्तों क्या हो जाएगा, जहां जहां आपको x बाई वाई दिखे वहां सीधे सीधे आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे v रख सकते हो। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन क्या लिखा जाएगा। ये मैं मिटा देता हूं, इसको, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। तो अब देखिए ये भी लाइन मिटाता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है अब। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन इसमें रखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, डी वाई, और x की जगह हमें रखना है v इंटू वाई, डी वाई ऑफ वी वाई। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए 2x की जगह आएगा v वाई, और x बाई वाई है, x बाई वाई सीधे सीधे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, e टू द पावर v माइनस वाई, एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ पे रहेगा 2y e की पावर v, e की पावर हो जाएगा यहाँ पे v। अब देखिए न्यूमरेटर में यहाँ भी y है, यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर लेंगे और y से y को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y, और कितना हो जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1, और ये हो जाएगा दोस्तों डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2y e टू द पावर v। तो होगा क्या यहाँ पे दोस्तों, y से y हमारा क्या हो गया, कैंसिल। इतना काम हो गया। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है इसमें भी देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v इंटू डी वाई ऑफ हो जाएगा यहाँ पे y प्लस y इंटू डी वाई ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे v, और दूसरे साइड में दोस्तों हो जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1, एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2e टू द पावर v। इतना हो जाएगा। अब हम फिर मिटाते हैं अपनी बाकी की लाइंस। अब इतना करने के बाद आप देखिए y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा v प्लस y इंटू डी वाई ऑफ हो जाएगा यहाँ पे v। और ये चाहिए दोस्तों तो आप सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, अगर इसको 2v e टू द पावर v में हम डिवाइड करेंगे 2e टू द पावर v, और माइनस 1 बाई हो जाएगा दोस्तों 2e टू द पावर v। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है इससे न्यूमरेटर के दोनों ही जो टर्म्स हैं अलग अलग, इनको अलग अलग हमने डिवाइड करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, e टू द पावर v से e टू द पावर v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, v प्लस वाई इंटू डी वाई ऑफ v, और यहाँ देखिए केवल बचेगा v माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर v। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो देखिए यहाँ पे प्लस v है और यहाँ पे प्लस v, दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेगा। तो जो नेक्स्ट लाइन हमारी आएगी ये हो जाएगी y इंटू डी वाई ऑफ हो जाएगा यहाँ पे v, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर v। तो यहाँ तक दोस्तों हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए वेरिएबल्स सेपरेबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि v वाले जितने टर्म्स हैं इनको एक साइड कर सकते हैं और y वाले जो टर्म्स हैं उनको हम
दूसरे साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए यहीं लिख देते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर v dv, e की पावर v हम यहाँ ले आए, dy यहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में पहुँचेगा और y डिनोमिनेटर में, और -1/2 पहले से है तो -1/2 y हो जाएगा यहाँ पे dy। अब इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि हम करते क्या हैं, दोनों ही साइड्स को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए हम दोनों ही साइड्स को करेंगे इंटीग्रेट, देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इसको लिखेंगे हम दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर v dv इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। अब दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि e की पावर v का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे e की पावर v, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा log mod y प्लस कांस्टेंट। देखिए हमने शुरू में ही बता रखा था कि हमारा जो सोल्यूशन पहले क्या आएगा, C में आएगा, इसी को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये होता है जनरल सोल्यूशन। जो हमारा C के टर्म में सोल्यूशन आता है ये कहलाता है जनरल सोल्यूशन। हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसमें कंडीशन दिया है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पेपर में फिर से एक बार देख के बताता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 है तो हमें क्या लेना है, y की वैल्यू 1 लेना है। तो हमें क्या करना है इसमें कि इस इक्वेशन में या इस लाइन में हमें क्या करना है, x को 0 रखना है और y को 1। तो अभी देखिए यहाँ पे v है, v की वैल्यू कितनी है, हमने लिया है x इक्वल्स टू कितना लिया है, v y, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x/y। तो यहाँ पे देखिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा e टू दी पावर x/y इक्वल्स टू -1/2 log mod y प्लस c। इसको इक्वेशन 1 रख दीजिए। अब हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे रखेंगे हम। देखिए आप ध्यान से, ये मिटा दे रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब लिखिए यहाँ पे पुटिंग, ये यहाँ पे है पुटिंग, क्या पुट करना है हमको, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखना है तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0/1 इक्वल्स टू -1/2 log, ये हो जाएगा 1 प्लस c। देखिए e की पावर 0/1 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ तो आएगा 1 और log 1 क्या होता है 0, तो ये जगह 0 प्लस c। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 1। तो हम जब c की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो यही जनरल सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो लिखिएगा पुटिंग c इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये दोस्तों हो जाएगा e टू दी पावर x/y इक्वल्स टू -1/2 log mod y प्लस 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 बी का फाइनल सोल्यूशन। और अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान रखना दोस्तों ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से लिखना होगा, स्टेप्स को मिस नहीं करना होगा जब तक कि आपके पास समय की कमी ना हो। समय कम है तो थोड़ा बहुत आप शॉर्टकट अपना सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो आप कंप्लीट करो इसको। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 35 नोट करता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा 3D से पूछा गया है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। तो इसमें देखिए दो लाइंस हैं, दो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है जिसमें L1 है x माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस वाई, कॉमा z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोस्तों जब भी बिना आई जे के इक्वेशन दिया जाता है, मतलब सीधे सीधे x और y के टर्म में, तो ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। जो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं ये किस फॉर्म में दिए गए हैं? कार्टेशियन फॉर्म। और यहाँ पे जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन है -x/2 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z प्लस 2। ये दो लाइंस हो गए। तो हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? पहला कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पे ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, तो y इक्वल्स टू 1 है। कहाँ पे 1 है? जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल x निकालना है और z निकालना है। इसमें y पहले से ही दिया गया है, वैसे नहीं भी देता दोस्तों तब भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो कोई बात नहीं, y इक्वल्स टू 1। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। तो ये दोस्तों हो गया L1 और ये हो गया L2। तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका इक्वेशन निकालना है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट P से पास हो। मतलब अगर अब इस चौक को रख दे यहाँ पे या सीधे ऐसे लाइन को हम ड्रॉ करें तो इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम सेकंड को समझेंगे। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया है इसमें बहुत ही क्लियर है, आसान बना दिया है। इसमें y इक्वल्स टू 1 देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख लें यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा x माइनस 1/3। और हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो x, y और z इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? +1 होने चाहिए। यहाँ देखिए -y है तो हम लिख सकते हैं y/-1 इक्वल्स टू, ये लिख देंगे z प्लस 1 0 है दोस्तों, तो z प्लस 1 y हो जाएगा 0। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे दूसरे लाइन को हम क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखना, सबसे जरूरी है इसको सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो यहाँ भी देखिए x, y और z के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? +1। तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे L2 को x/-2 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z प्लस 2/1। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों इसमें कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1। तो चलो आप कहीं भी, जैसे हम यहाँ पे इसी लाइन पे चलो y को हम 1 रख देते हैं तो देखते हैं x कितना होगा। तो L1 से अगर हम शुरू करें इसको, तो x माइनस 1/3 इक्वल्स टू -y। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/3 इक्वल्स टू -1। कितना हो जाएगा? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी गई? y की वैल्यू दी गई, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, वेयर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 1। तो y की वैल्यू दी गई है 1। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा -1। इसको और हम सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू -3
माइनस का 3 होगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो जहाँ पे y की वैल्यू 1 है वहीं पे दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है z+1 इक्वल्स टू 0। तो एकदम से ये तो क्लियर है कि इस लाइन पे एवरीवेयर, जिस लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स हैं z की वैल्यू -1 ही होगी, -1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने L2 का तो कुछ नाम ही नहीं लिया, केवल L1 में ही रख के हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, ये जो पॉइंट आया है इसको यहाँ पे सेकंड वाले में पुट करके देखते हैं कि क्या इसको होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर होल्ड कर देता है तो आप भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ ठीक है। तो ये मैं एक बार मिटाता हूँ यहाँ पे दोस्तों इसको। देखिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है पॉइंट P, -2 1 -1। तो अगर हम x को -2 रख दें तो कितना हो जाएगा, -2/-2। फिर y की वैल्यू 1 है, 1/1/2। ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं सेकेंड लाइन में रख रहे हैं, और z की वैल्यू कितनी है, -1 + 2/1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -2/-2 1, 1 + 1 2, 2/2 1, और 2 - 1 1/1 1। तो देखिए ये होल्ड कर लिया। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोस्तों, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इस कितना होगा दोस्तों, -2, -1, -1। तो ये आ गया हमारा L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कहता है कि हमको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -2 1 -1 से पास हो, साथ ही साथ L1 और L2 पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए दोस्तों। तो निकालना हमें लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी चीज इसमें दिया है वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में निकालना है हमें, वेक्टर फॉर्म। तो पहले देखिए होता क्या है, लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर एंड passing through a vector is given by r vector equals to a vector plus lambda b vector। ये दोस्तों लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, और ये लाइन कहाँ से पास होता है, ए वेक्टर से पास होता है। कहाँ से पास होता है, ये ए वेक्टर से पास होगा। जैसे मान लीजिए ओ है यहाँ पे, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, और ये किसके पैरेलल है यहाँ पे, बी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर तो हमने निकाला है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, वही पॉइंट काम किसका करेगा, ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा -2i प्लस j और माइनस का k। दोस्तों ये हो गया ए वेक्टर, वो हम यहाँ रख देंगे। अब बात ये आता है कि बी वेक्टर क्या होगा। देखिए बी वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके पैरेलल लाइन होता है, या लाइन के पैरेलल दिया जाता है बी वेक्टर। अब लाइन अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है बी वेक्टर भी इनके परपेंडिकुलर होगा। मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L1 और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L2। क्योंकि अगर लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो बी वेक्टर भी L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अब हमें बी वेक्टर निकालेंगे कैसे, ये मैं पहले मिटा रहा हूँ।
अब आप ध्यान देना, इसमें आपको ध्यान देना है कि पहली वाली लाइन है किसके पैरेलल है, b1 वेक्टर के, और दूसरी वाली लाइन किसके पैरेलल है, b2 वेक्टर के। जो हमारा डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोज मिलता है, ये 3 -1 0 है पहले के लिए, और दूसरे के लिए -2 2 1 है। तो पहली वाली लाइन से b1 वेक्टर हमारा क्या मिल जाएगा, 3i -j + 0 k, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i + 2j + k। तो अगर b वेक्टर L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब b वेक्टर परपेंडिकुलर टू b1 वेक्टर एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों पे ही परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब कि b वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्यों? क्योंकि b1 क्रॉस b2 होता है, ये हमेशा b1 और b2 के परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसका जो डायरेक्शन होता है दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो हम बहुत ही आराम से b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हमें जस्ट डायरेक्शन से मतलब है, हमें कितनी आ रही क्या आ रही है इससे मतलब नहीं, हमें इसके डायरेक्शन से। तो कोई भी इस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए जो हमें मिलेगा b1 और क्रॉस b2 से। तो दोस्तों इस जगह i j k। अब देखिए b1 वेक्टर क्या है इसमें, ये जगह 3 -1 0, ये डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, 3 -1 0। और b2 वेक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पे -2, फिर क्या है 2, फिर है 1। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, i कैप -1 × 1 -1 -0 × 2 -0, फिर -j कैप कितना होगा दोस्तों, 3 1 जा 3 -2 × 0 0 प्लस k कैप कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस प्लस फिर -6 -2 6 -2। तो देखिएगा दोस्तों हमारा b वेक्टर भी आ गया। मतलब b वेक्टर क्या होगा, b1 b2 पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब सीधे सीधे हम b वेक्टर को क्या ले लेंगे, b1 क्रॉस b2 ले लेंगे। यही समझना है दोस्तों। तो अब देखिएगा इसमें b वेक्टर कितना हो जाएगा, b वेक्टर हमारा हो जाएगा -i कैप -3 j कैप और कितना हो जाएगा 4k कैप। तो दोस्तों ये आ गया b वेक्टर, और a वेक्टर हमने पहले ही लिख दिया है, यही से पास होगा। तो a वेक्टर कितना हो जाएगा, a वेक्टर हो जाएगा -2i + j -k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ r वेक्टर हो जाएगा, पहले हम रखेंगे a वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2i + j -k प्लस लैम्डा, और b वेक्टर कितना है, -i -3j प्लस 4k। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों आराम से अब यहाँ तक आप तैयारी कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट जो केस स्टडी वाले या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार आपको।